आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन आज मेजर डैमेज आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, स्पेशली स्मॉल कैप में। फ्रंट लाइन इंडेक्स के ऊपर नजर डालेंगे तो शायद फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। निफ्टी बैंक तो हरे निशान में बंद हुआ, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में आज मेजर डैमेज होगा, क्योंकि आज मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब जो बिकवाली है वो 1% के आसपास की, और स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर 3% का डैमेज है। बहुत सारे आंकड़े हैं बोलने के लिए, तो आज करीब करीब 19 तो ऐसे नए आईपीओज हैं जो कि नए ऑल टाइम लोज पर पहुंचे हैं, जिन्होंने 60,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। भारी बिकवाली थी आज इंडिया बुल्स ग्रुप के अंदर, हालांकि उस ग्रुप से कोई खास रिलेवेंस नहीं था जो खबर है उसका। खबर यह है कि जो इंडिया बुल्स ग्रुप है उसके ऊपर रेड्स पड़ रही हैं ईडी की, लेकिन वो रेड्स इंडिया बुल्स ग्रुप पे और बाकी सारी कंपनियों उससे रिलेटेड नहीं है सिवाय धनी सर्विसेज के। लेकिन फिर भी इंपैक्ट सेंटिमेंटली देखने को मिला और तेज बिकवाली रही। एलगी इक्विपमेंट जैसी कंपनियां या फिर दीपक फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां जहां पर भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़े, तो मेजरली आज स्मॉल कैप में आपको सीवियर डैमेज दिखाई पड़ेगा, सीवियर कट दिखाई पड़ेगा। इसलिए जहां पर स्मॉल कैप का कंपोजिशन ज्यादा है उन सेक्टर्स में भी तेज बिकवाली है। मिसाल तौर पर पीएसयू बैंकिंग बास्केट 1.5% के आसपास की गिरावट वहां देखने को मिली, क्योंकि वहां पर ज्यादातर सब पीएसयू बैंक जो है वो स्मॉल कैप साइड पे ही कामकाज कर रहे हैं। तो बिकवाली का दौर लगातार चौथे दिन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, और आज के लिए जो ज्यादा सीवियर इंपैक्ट था वो छोटे मझोले शेयरों की तरफ ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है, हाल की लिस्टिंग में दिखाई पड़ा है। और निफ्टी भी ऊपरी लेवल से करीब करीब 150 अंकों की गिरावट के बाद बंद हुआ, डिस्पाइट डाउ फ्यूचर 60 अंक ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो थोड़ा सा आज प्रेशर भरा दिन था और थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट पोर्टफोलियोज के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा। खैर, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है लिंडे इंडिया को लेकर। 2185, 2971। मुझे लग रहा है उल्टा सवाल पूछा राजेंद्र साहब आपने। अब चन्ना साहब देखिए, बहुत सीधी सी बात है। लिंडे इंडिया वैसे तो एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस के अंदर है। ऑक्सीजन के जो सप्लायर्स हैं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के लिए, आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको लिंडे की ही सप्लाईज दिखाई पड़ेंगी। मल्टीनेशनल जायंट है, पहले एक बार ओपन ऑफर भी आ चुका है इनकी डीलिस्टिंग को लेकर जो फेल हो गया था। लेकिन फिर भी कंपनी बिजनेस वाइज ठीक है। ये बीच में ज्यादा बज में आया था जब कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज पड़ रही थी तब, लेकिन अदरवाइज ये कंपनी एक स्टेबल बिजनेस है, कोई बहुत बड़ा फायरवर्क नहीं है। स्टेबल ग्रोथ दिखाएगी, स्टेबल टाइप ही चलेगी है, और डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, इक्विटी बहुत छोटी है, तो अदरवाइज भी इसमें रिएक्शन उसके अकॉर्डिंग आता रहता है। तो बाजार में बेचने वाले लोग हैं नहीं इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी डीलिस्टिंग का कैंडिडेट है। तो जिनके जब भी कोई डीलिस्टिंग का कैंडिडेट होता है उसमें बाजार में नए शेयर नहीं मार्केट में छूटते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसको डीलिस्ट करने के लिए उन्हें ज्यादा शेयर चाहिए और कोई शेयर छोड़ेगा नहीं बाजार में। तो चांसेस बहुत कम है कि बहुत बड़ा कोई फॉल दिखाए, लेकिन फिर भी ठीक कंपनी है। आप अगर समय दे सकते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े फायरवर्क की उम्मीद आप एटलीस्ट ना लगाए। ये सीजनल इंपैक्ट इस पर ज्यादा देखने को मिला है। अच्छा जी, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, आज मुझे उम्मीद थी कि बहुत सारे सवाल इसके ऊपर आने वाले हैं। 2130 शेयर 166 रुपए के दाम पर। उसके अलावा आईबीरियल पे कौशिक साहब का भी सवाल है, चिराग जी का भी सवाल है सर इंडिया, और इनफैक्ट राजेश जी का भी सवाल है। इंडिया बुल्स रियल स्टेट के लिए 2-3 चीजें आप समझ लें। इंडिया बुल्स रियल स्टेट नहीं, आज 3 कंपनियों में तेज बिकवाली थी। इंडिया बुल्स रियल स्टेट में, इंडिया बुल्स हाउसिंग में और धनी सर्विसेज में। दरअसल तीनों कंपनियां एक ही ग्रुप की होती थी एक समय पर। उस ग्रुप के ऊपर इनकम ईडी की रेड्स पड़ी हैं आज, जो खबर अलग अलग सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। वो रेड्स की वजह से इंडिया बुल्स ग्रुप के शेयरों में आज बिकवाली आई है। लेकिन इस ग्रुप की बाकी जो 2 कंपनियां हैं, इंडिया बुल्स रियल स्टेट और इंडिया बुल्स हाउसिंग, इनके प्रमोटर चेंज हो चुके हैं। इनकी कंपनियों में से अब एग्जिस्टिंग प्रमोटर निकल चुके हैं। तो सेंटिमेंटली मार्केट ज्यादा इस पर रिएक्शन दे रहा है। इस वजह से भी दे सकता है क्योंकि उनको लग रहा है कि कुछ और क्लीन अप ना आ जाए, कुछ और डेट्स ना आ जाए। 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ट्वीट भी किया था कि इस तरह के ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है और इसके ऊपर दिक्कतें आएंगी। ये बात सही है, लेकिन उन्होंने जिस ग्रुप की बात की थी उस ग्रुप के प्रमोटर इस कंपनी से निकल चुके हैं और नए प्रमोटर यहां आ चुके हैं। तो सिचुएशन बदली तो है। अब बाजार आज, क्योंकि बहुत हद तक बाजार कभी कभी इरेशनल रिएक्शंस देता है, तो वो ज्यादा दिख रहा है मुझे। बाकी ओवर पीरियड ऑफ टाइम सिचुएशन जैसे से क्लियर होगी वो ज्यादा पता चलेगी, लेकिन फिलहाल आज एक नीजक रिएक्शन है वो ईडी की रेट्स की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नंबर्स में सो फार कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं।
मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयर गिव मोर रिटर्न देन लार्ज कैप। तलवार साहब ये बात सच है? अच्छा, वाई पूछ रहे हैं। ऑब्वियसली बात है सर, क्योंकि मिड कैप का कैपिटल छोटा होता है तो उनके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होता है मिड से लार्ज बनने का, या स्मॉल कैप में ज्यादा पोटेंशियल होता है स्मॉल से मिड बनने का और फिर मिड से लार्ज बनने का, इसलिए लार्ज ऑलरेडी लार्ज होता है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आता है, जब बाजार बहुत टूटता है, नीचे की तरफ आता है, तो उस सिचुएशन में आपको लार्ज कैप ही बचाता है। मिसाल के तौर पर आप टीसीएस को देखिए, उसके पास बायबैक का सपोर्ट है, वो नीचे नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट में कितना फॉल आ जाए वो नहीं टूट रहा, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पीछे बायबैक का सपोर्ट है। तो लार्ज कैप का छत्र मजबूत है, इसलिए वो नहीं टूटता। मिड कैप स्मॉल कैप स्टेज वीक वाली है कि वहां पर कुछ हद तक अनवाइंडिंग हो रही है, सेल ऑफ आ रहे हैं, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, इसलिए कुछ हिस्सा आपका पोर्टफोलियो का लार्ज में होना चाहिए और कुछ मिड और स्मॉल कैप में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप में रहें, पूरी तरह से लार्ज कैप के अंदर बने रहें। अच्छा, लेटेंट व्यू सुभाष साहब, एक ही चीज, इनफैक्ट दीक्षित साहब का सवाल जीआर इंफ्रा पर है। आप दीक्षित साहब आप भी और सुभाष साहब आप भी एक बार मेरा ट्वीट देखिएगा। आज 19 कंपनियां जिन्होंने अपने नए लोज हिट किए हैं वो सारे आईपीओज हैं। 65 आईपीओ पिछले साल आए थे और उस 65 में से आज 19 कंपनियों ने अपना नया ऑल टाइम लो हिट कर दिया। इसमें नायका, पेटीएम, जोमैटो, जीआर इंफ्रा, लेटेंट व्यू, ये सब नाम शामिल है। और इन सब में प्रॉब्लम कंपनियों में नहीं है, प्रॉब्लम है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच पे लेकर आए थे आईपीओ। आप ऐसे समझिए 100 रुपए की चीज, या मैं एग्जाम्पल देता हूं, जोमैटो 70 रुपए पर आया था, 70 रुपए का आईपीओ लिस्ट हुआ कहीं 100 रुपए के आसपास, चलते चलते 160 पहुंच गया। तो 70 रुपए ही पहले तो प्रीमियम था लॉस मेकिंग कंपनी के लिए, और फिर उस 100 रुपए के प्रीमियम उसको लिस्ट कराया और प्रीमियम पे, और हाई लगवा दिया और प्रीमियम पे। तो जो चीज ऑलरेडी इतनी नीचे थी उसको और ऊपर और कहीं ज्यादा ऊपर ले गए। तो अब वो अगर नीचे आ रहा है तो अपना राइट साइज कर रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा नीचे ही आती रहेंगी, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। कोई एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर जाके अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। एटलीस्ट आप उस लेवल तक का वेट करिए और पैनिक में मत आइए। जब तक कोई चीज आपने अपने भाव पे ली है, अपने पैसे पे ली है जिसके ऊपर आपको ब्याज नहीं देना है, तब तक आप पैनिक में मत आइए। बाजार है, आपके पास शेयर है, आप ऐसा नहीं कि कोई भी चीज नहीं है आपके पास, फ्यूचर तो है नहीं कि आपको हर एक्सपायरी में उसका एमटीएम देना है। आपके अपने शेयर है, आप आराम से समय दे सकते हैं। तो आप समय दीजिए, स्टेबलाइज होने दीजिए चीजों को, पैनिक चल रहा है खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे कैसे कहां स्टेबल होता है। सालों लगते हैं चीजों को स्टेबल होने में। इक्विटी अगर आपने ली है तो हिस्सेदार समझ के अपने आप को लीजिए उस बिजनेस का, ऐसे मत लीजिए कि बढ़िया भाव नहीं मिला तो आप निकल गए। तो सो फार जब तक इनके नंबर्स सपोर्टिव नहीं होंगे, इनमें से किसी कंपनी के अंदर कोई खास मूव की उम्मीद एटलीस्ट आप मत लगाइएगा। आईबीरियल के ऊपर मधुर साहब मैं बात कर चुका हूं, एक बार आगे सुन लीजिएगा उसमें किस तरह की क्या सिचुएशन आई है। लेकिन उसमें इंडिया बुल्स पूरे ग्रुप में रेड की खबर है, लेकिन वो इस ग्रुप में नहीं, उस ग्रुप में है जो पहले इसको ओन करता था, तो उसका रिएक्शन मार्केट आज दे रहा है। और अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इंडिगो स्पाइसजेट आफ्टर लिफ्टिंग इंटरनेशनल फ्लाइट बैन, दे आर करंटली हेल्पिंग ट्रांजिट पैसेंजर फ्रॉम मिडिल ईस्ट। सर मलिक साहब, इंडिगो और स्पाइस जेट में अगर आपको लेना है तो आप इंडिगो पे जा सकते हैं, लेकिन वहां उनके इंडिविजुअल अलग इश्यूज चल रहे हैं पार्टनर्स को लेकर, जिसमें से एक पार्टनर ने आज रिजाइन भी कर दिया है। मार्केट शेयर वाइज 52% मार्केट शेयर ओन करता है इंडिगो, और स्पाइस जेट करीब करीब 11% मार्केट शेयर ओन करता है। बचा हुआ ऑब्वियसली टाटा ग्रुप के पास है, जिसमें एयर इंडिया आ गए, उसमें बाकी एयरलाइंस में भी लाल ओन किया। तो ये मार्केट शेयर की कहानी है। अगर आप इंटरनेशनल टूरिस्ट के आने का वेट कर रहे हैं कि उनके आने से बेनिफिट किसको होगा, तो उसमें होगा मैक्स हेल्थ केयर को। आप ये बिल्कुल उलट समझेंगे कैसे, क्योंकि उनके मैनेजमेंट से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि उनके बिजनेस का मेजर रेवेन्यू जो है वो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल से होता है, तो उनको शायद फायदा होता हो दिखाई पड़े जब ये लिफ्ट होगा। आप एयरलाइन पे डायरेक्ट प्ले करने के बजाय हॉस्पिटल में प्ले कर लीजिए, एटलीस्ट सेफ साइड पे रहेंगे फिर भी, और हो सकता है नीचे के दाम पे मिल जाए तो ज्यादा बेटर डील रहेगी। इंडिया बुल्स हाउसिंग, व्हाट टू डू। सर वही सवाल बार बार इंडिया बुल्स को लेकर। मैं समझ सकता हूं कि आज बहुत ज्यादा पैनिक है, लेकिन आज एटलीस्ट कोई कॉल मत लीजिए जब पैनिक हो रहा हो, वेट कर लीजिए। 220 रुपए में ब्लॉक होकर किसी ना किसी ने तो स्टेक लिया ही है, और जिन्होंने स्टेक लिया है उन्होंने कुछ सोच के ही लिया होगा। ऐसा तो है नहीं वो लोग ऐसे ही कंपनी में ले लेंगे स्टेक। ब्रूकफील्ड निकला है, बाकी कंपनियां आई हैं, एफएंडो का शेयर है, जितनी तेजी से शॉर्ट हो रहा है उतनी तेजी से शॉर्ट कवरिंग भी आएगी। तो आप एटलीस्ट आज तो कोई रिएक्शन ना दें, वेट कर लें, सिचुएशन देखें, क्लैरिटी देख लें, कंपनी क्या कह रही है इसके ऊपर, वो सब टेक देने के बाद आप कुछ टिप्पणी करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, माय व्यू ऑन रीसेंट मार्केट। मेरे माश साहब, मैं तो गलत आदमी हो सकता हूँ कि मैं बुल
मुझे तो हमेशा अच्छा ही दिखता है सब कुछ। मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिख रही है टिकर में नीचे चलते हुए, कितने अच्छे अच्छे शेयर कितने अच्छे अच्छे दाम पर मिल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि बाजार में आपका व्यू पॉजिटिव है, आपको लगता है कि नहीं इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और अभी LIC जैसे आईपीओ का स्कोप है इंडिया में, जो कि 55,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं और 55,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लाते वो ऑब्वियसली बात है देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। तो अगर किसी कंपनी में इस तरह का स्कोप आपको दिख रहा है तो इस तरह के लिक्विडिटी को एडजस्ट करने की कैपेसिटी इंडियन मार्केट में अगर आप दिख रहे हैं तो आप जरूर बने रहिए। मतलब आज भी TCS जैसी कंपनी एक बहुत बढ़िया दाम पर है। पिछला बायबैक 2017-18 वाला जो बायबैक था 2100 रुपए के दाम पर आया था, फिर 19 वाला बायबैक आया 2800 रुपए के दाम पर और आज का बायबैक आपके सामने 4500 रुपए दाम पर। तो बायबैक के प्राइसेस ही आप देख लीजिए, उससे आपको आइडिया लग रहा है कंपनी का शेयर बार बार ऑल टाइम हाई हिट क्यों करता है बायबैक के बाद। तो अगर इस तरह की ग्रोथ इंटैक्ट है उसके अंदर तो वहां जाने में क्या दिक्कत है। तो अपॉर्चुनिटीज तो है मार्केट में, आप कौन सी ग्रैब करना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अनिल जी, अगर मार्केट साइडवेज भी रहता है तो और अच्छा है। मतलब सर 21 जैसी ड्रीम रन मार्केट में कई सालों में एक बार आती है। यूजुअल बाजार के जो बड़े जानकार हैं वो ये मानते हैं कि कहीं अगर इंडेक्स 10 से 12% रिटर्न दे साल का तो बहुत अच्छी बात है। कोई स्टॉक जो हर साल 20% का रिटर्न देता है, हर साल दर साल दे रहा है, तो वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्लास है वो। ऐसे स्टॉक्स में एशियन पेंट्स आते हैं, HDFC आते हैं, HUL आते हैं, TCS आते हैं, ऑल जाइंट्स आते हैं, पीडीलाइट आते हैं। ये इसलिए आते हैं कि ये हर साल 20-20% चलते हैं। ये कभी TTML की तरह एक तरफा नहीं चलते, कभी किसी और छोटे स्टॉक की तरह एक तरफा गिरते नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल स्टॉक्स हैं। तो स्टेबल स्टॉक इज द बेस्ट स्टॉक, क्योंकि आप उसमें रहेंगे, कुछ साल नीचे दिखाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा। 3 साल चला, नहीं चला 1 साल, 2 साल बाद फिर वो चल गया, तो एडजस्ट करेंगे अगर आप, तो पिछले अगले 15 साल में उसका रिटर्न वही होगा, 20% 15%। तो ऐसे शेयरों को पकड़ के रखिए, कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए, बाजार की इस फॉल में देखिए और आराम से उनको ऐड करते रहिए। क्या दिक्कत है इन स्टॉक्स के साथ? साइडवेज रहेगा मार्केट तो उतना ही अच्छा है, आपको बड़ा पोर्टफोलियो करने का मौका मिलेगा। थोड़ा थोड़ा SIP आप उसी साइडवेज में ऐड कर सकते हैं। तेजी हमेशा रिस्की हो सकती है किसी इन्वेस्टर के लिए, मंदी कभी रिस्की नहीं होती। मंदी में उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उन अपॉर्चुनिटी का फायदा करिए और थोड़ा थोड़ा माल लेते रहिए। बाजार बंद नहीं हो रहा है सर, कंपनियां बंद नहीं हो रही हैं, भाव एडजस्ट हो रहे हैं, होने दीजिए। ओके, I am afraid Tata Group will fail. Is it right to invest all money in one group? सर इसके 2 हिस्से हैं। पहला, टाटा ग्रुप फेल करेगा, इस पे मेरे को थोड़ा डाउट है। 22 लाख करोड़ का ग्रुप है, देश का सबसे बड़ा ग्रुप है। अगर वो फेल हुआ तो बहुत कुछ फेल हो जाएगा। बहुत सारे बैंकों का उसमें एक्सपोजर है, वो फेल हो जाएंगे। बहुत सारे सप्लायर्स हैं उनको, वो फेल हो जाएंगे। सरकार का बहुत एक्सपोजर है, वो फेल हो जाएंगे। LIC का सबसे बड़ा स्टेक अगर किसी बैंक्स या ग्रुप्स में है तो टाटा ही ग्रुप होगा। तो इस तरह के कई सारे म्यूचुअल फंड उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं, बैंक्स इन्वेस्टेड हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टेड है, वो सब फेल हो जाएंगे। तो ये तो मैं थोड़ा मानने में अभी एटलीस्ट तैयार नहीं हूं कि टाटा ग्रुप फेल होगा। और क्यों होगा? ऐसा उन्होंने किया क्या है? सारे धंधे तो ठीक चल रहे हैं, उनके प्रॉफिट कमा रहे हैं, कैश जनरेट कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो ये तो मुझे नहीं दिख रहा एज ऑफ नाउ। आगे हो तो पता नहीं, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा। रही बात दूसरी चीज की, एक ग्रुप में पैसा डालना ठीक है कि नहीं, ये बात सही है कि हाँ एक ग्रुप में आप पैसा मत डालिए, अलग अलग ग्रुप लीजिए। और ऐसा नहीं कि सारे ग्रुप खराब है, सब ग्रुप से मैं एक कंपनी निकाल के आपको बता सकता हूं जो टॉप 10 में आते हैं। मिसाल के तौर पर टाटा ग्रुप का TCS, AB ग्रुप का अल्ट्राटेक, रिलायंस ऑब्वियसली, बैंक्स ICICI बैंक, HDFC बैंक, उसके अलावा HUL अनदर जाइंट 5वें नंबर पर है, इन्फोसिस अनदर जाइंट 4थे नंबर पर है। ऐसे ही कर करके आप किसी भी ग्रुप को उठाते चलिए, सबके ग्रुप में से इवन मुरुगप्पा ग्रुप के पास भी ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे जेम है। तो हर कंपनी, हर ग्रुप के पास कुछ ना कुछ जेम है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये अलग अलग ग्रुप की कंपनियां हैं, तो आप एक्सपोजर बढ़ा कर सकते हैं अपने अलग अलग ग्रुप में। तो वो बात सही है कि ग्रुप्स में आप एक ग्रुप में मत जाइए, लेकिन ये भी गलत है कि अभी टाटा ग्रुप के बारे में ऐसा क्यों, क्या हो गया कि ऐसा कौन से उन्होंने अपने नंबर्स को ये कह दिया कि खराब आ गए, हम लॉस कर गए या हम फेल हो गए। सर कोरस भी उन्होंने एक्वायर किया था सन 2008 में और JLR भी उन्होंने एक्वायर किया था। तो इस तरह के मेगा एक्विजिशन वो कर चुके हैं। तो ये एयर इंडिया एक्विजिशन इतना बड़ा एक्विजिशन उनके लिए नहीं है, इससे मासिव एक्विजिशन उन्होंने किया, अपने से बड़े बड़े टाइम्स पे जाके किया, तब भी उन्होंने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया। तो उनपे कैपेसिटीज हैं, वो ज्यादा समझते हैं चीजें हमसे, इसीलिए वो एक्विजिशन इजीली कर पा रहे हैं। तो जब उनको ही नहीं लग रहा कोई दिक्कत, तो हमें क्या सोचने की जरूरत है।
अच्छा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, हाँ ये दिक्कत है क्योंकि सतीश साहब इसके नंबर्स थोड़े से ढीले आए थे, स्पेशली उनके नंबर्स में वीकनेस आई थी एमएफआई कारोबार के अंदर, जो माइक्रो फाइनेंस कारोबार है उसके उनके एनपीएस बढ़कर आए थे। हाउसिंग फाइनेंस कारोबार के अंदर भी एनपीए बढ़ के आए थे, इसलिए प्रॉब्लम थी इनके नंबर्स में। तो नंबर्स के बाद इसलिए ब्रोकर हाउस ने डाउनग्रेड भी किया था इनको। लेकिन ये चीज है कि नंबर्स के साथ साथ इन गोल्ड के जो प्राइसेस भागे हैं उससे शायद थोड़ा इनको सपोर्ट मिले, रिस्पाइट मिले। अगर कोई चीज के नंबर खराब आ रहे हैं तो 1 क्वार्टर खराब, 2 क्वार्टर खराब, 3 क्वार्टर खराब, 4 क्वार्टर खराब, लेकिन 5वें क्वार्टर में वो खराब क्वार्टर के सामने बेच देगा अपना अच्छा क्वार्टर या थोड़ा सुधरा हुआ क्वार्टर। तो इसीलिए आप नंबर्स को देखते रहिए। 1 क्वार्टर का रिएक्शन है, चला हुआ भी थोड़ा शेयर था तो थोड़ा ईज आउट भी हो रहा है, होने दीजिए। मिड कैप की सेल ऑफ है, जैसी स्टेबलाइज होंगी चीजें उसके बाद आप कॉल लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप फंस जाएंगे तो आप वेट कर लीजिए, थोड़ा और नीचे मिल जाए वहां आप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन कंपनी के इस क्वार्टर के नंबर खराब थे जिसकी वजह से फॉल देखने को मिला है। अच्छा जी, मन्नापुरम पे हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। टीसीएस वर्सेस माइंडट्री इन रिटर्न। सर वैसे दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कंटेनर का कभी भी जो एक बड़ा ट्रक जो होता है उसका कंपैरिजन कभी किसी छोटी पैसेंजर व्हीकल से नहीं कर सकते। चलने में ऑब्वियसली ज्यादा पैसेंजर व्हीकल तेज चलेगा क्योंकि कंटेनर का साइज बड़ा है, लेकिन कंटेनर ज्यादा स्टेबल रहेगा इस कार के आगे। एक्सीडेंट के चांसेस अगर होते हैं और कोई डैमेज होता है तो कंटेनर में नहीं होगा, पैसेंजर व्हीकल में ज्यादा हो सकता है क्योंकि उसका साइज बड़ा है सर, इसलिए वो धीरे चलेगा। माइंडट्री अच्छी कंपनी है, टीसीएस भी अच्छी कंपनी है। टीसीएस लीडर है, वो उस ग्रुप की कंपनी है, मतलब उस लीडरशिप के अंडर में आने वाली कंपनी है। तो वो मिड कैप है, वो लार्ज कैप है, दोनों कोई कंपैरिजन नहीं है। तो आप इन्फोसिस टीसीएस करते समझ में भी आता, लेकिन माइंडट्री को फोर्थ से आप कंपेयर कर सकते हैं, एलएनटी टेक, एलएनटी इन्फोटेक से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन टीसीएस के साथ कंपैरिजन फेयर नहीं है। दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं, ए और ए प्लस वाला सिचुएशन, तो आप उसके हिसाब से कॉल लीजिएगा। टीसीएस विल नाउ गो अप। मित्तल साहब थोड़ा सा डिनायल है मुझे इस पर। मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कहती है एक बार को शायद ऊपर जाए, लेकिन जैसे ही वो बायबैक के शेयर टेंडर नहीं होंगे वो बाजार में आएंगे वापस सप्लाई के लिए। अब से फॉर एग्जांपल आपने 100 शेयर लिए हैं बायबैक के लिए और रिटेल पार्टिसिपेशन आ जाता है तो 40 ही होंगे और बचे हुए 60 बाजार में बिकने आएंगे। तो बिकने आएंगे तो थोड़ा इंपैक्ट आएगा उसका, लेकिन एंड ऑफ द डे आपने पिछले 4 ट्रैक रिकॉर्ड देख ही लिए टीसीएस के। हर बायबैक के बाद वो शेयर कुछ दिन बाद अपना पुराना हाई काट देता है, बायबैक के प्राइस के ऊपर निकल जाता है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन बायबैक और नो बायबैक, टीसीएस अगेन गुड बाय, तो वो इतना कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए बायबैक हो रहा है नहीं हो रहा है। टीसीएस अच्छी कंपनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रिगर उसके प्राइस को लेकर क्या मिल रहा है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, मदरसन सुमी फ्रेश बाय के लिए रुक जाए सर, ज्यादा बेटर बॉश है ऑटो एंसिलरी में एनी डे, क्योंकि जर्मन जाइंट है, बायबैक प्राइस के नीचे है, कैश रिच कंपनी है, डेट है नहीं, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डीलिस्टिंग कैंडिडेट है, बहुत कुछ उनके साथ पॉजिटिव है। इसमें थोड़ा डेट है, थोड़ा इश्यूज हैं, तो आप उसको देखिए। लेकिन हाँ मीडियम टर्म मोमेंटम है तो बात अलग है, उसके लिए मैं सही जानकार हुई नहीं। पीडीलाइट अक्षय जी आप बाय कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी में कोई दिक्कत है नहीं, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं। लेकिन नीचे के दाम मिल रहे हैं तो बात अच्छी है। 2300-2400 का दाम मैंने लास्ट देखा था, जब देखा था तो ठीक है। थोड़ा और अगर करेक्शन मिल रहा है, क्योंकि अभी स्मॉल कैप में करेक्शन है, आज मिड कैप का करेक्शन नहीं था, आज स्मॉल कैप का दिन था, इसीलिए आपको जो छोटे शेयर है वो बहुत टूटते हुए दिखेंगे। आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर ऑलरेडी नीचे थे वो और नीचे आ गए होंगे, तो ये थोड़ा इश्यू जरूर रहा है। लेकिन हाँ एज ऑफ नाउ इतना कोई कंसर्न नहीं पीडीलाइट को लेने में। एसआईपी वे में आराम से शेयर लेते रहिए, कहीं नहीं जा रहा, कारोबार चल रहा है, बिजनेस है अभी भी इनका। ओके, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स मां साहब एवरेज करने लायक भाव पे डिपेंड करता है, मतलब आपके भाव 570 से बहुत नीचे तो नहीं आया मेरे ख्याल से अभी तक। लेकिन हाँ क्वार्टर के नंबर में 2 चीज बड़ी अच्छी देखी मैंने और एक चीज बड़ी खराब। एक तो वॉलेटाइल नंबर है, एक क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे, दूसरे के वीक, तीसरे के बहुत अच्छे, तो ये तरह के नंबर, इसलिए चौथे का वेट ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट आपको एक स्टेबल पिक्चर दिख जाएगी एक साल की। हाल फिलहाल के आए हुए जितने भी आईपीओ में इसी के नंबर ठीक लग रहे हैं बाकियों के कंपैरिजन में, तो एटलीस्ट आप थोड़ा वेट और कर लें और ये देख लें कि नंबर कैसे दे देता है एक और, उसके बाद आपको कॉल लें, ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा, माफी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। न्यूज फ्लोज हैं, हैवी सेल ऑफ है मीडियम स्मॉल कैप में, इससे थोड़ा देख संभल करिए, अपनी रणनीति आप बनाइएगा और पैनिक में एटलीस्ट मत आइए। मार्केट है, ये तेजी दिखाता है तो मंदी भी दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है, चल रही है मंदी, होने दीजिए,
स्टेबल हो जाएगी, ना तेजी रही तो मंदी भी नहीं रहेगी। इसी नोट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है।